कंप्लायंस ऑफ लॉ का एक सेकंड पार्ट भी है, वो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जिसको हम कहते हैं ट्रेड यूनियनिज्म। ट्रेड यूनियन, यूनियन इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम में जहाँ एक तरफ तो कंप्लायंस ऑफ लॉ के लिए ट्राइपार्टाइट फोरम बन गए पार्टिसिपेशन से, और मिनिमम बेंच मार्क्स जो है डिसाइड हो गए कि ये आपने ये मिनिमम जो कंप्लायंस है ये तो करनी करनी। लेकिन अगर आप कभी डिफरेंट इंडस्ट्री में जाकर सर्वे करें, जो ब्लू कॉलर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वहाँ पे आपको अंदाज़ा है कि एक वर्कर की 2 लाख रुपए भी तनख्वाह है। 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 50,000, 30,000, 20,000 पे तो कोई भी नहीं होता वहाँ पे। कैसे चले जाते हैं वहाँ पे? 2 लाख कैसे वर्कर की तनख्वाह हो सकती है? अब तो 2+ हो गई है मेरे ख्याल से। और आम ये कंपनी आपकी नेस्ले, पाकिस्तान टोबैको और ये अपना फर्टिलाइज़र्स या जो ऐसी कंपनीज हैं, वहाँ पे 2-2 लाख रुपया या 2.5 लाख रुपए एक वर्कर के टोटल जो पैकेज बनता है वो यहाँ पे कैसे पहुँच जाता है? ला तो कहता है मिनिमम वेज दे दो, जान छुड़ाओ, कि मिनिमम वेज दे दो और जान छुड़ाओ, और इससे ज़्यादा ना वर्कर आपको मजबूर कर सकता है ना आपसे कुछ मांग सकता है। तो जहाँ पे लॉ ने कानून के ज़रिए रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप कंप्लायंस ऑफ द लॉ करें, उसके साथ साथ वर्कर को फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी दे दिए। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? आप सारे मिलके एक ट्रेड यूनियन बना लें। आप आए जरा, नाम क्या? दानियाल कहते हैं कि यार ये इंस्टीट्यूट हम आते हैं, हमें चाय भी गर्म नहीं मिलती, हमें समोसे भी नहीं खिलाते, पैसे भी ज़्यादा लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी, क्यों ना हम एक ट्रेड यूनियन बना लें। अगर दानियाल ये आवाज़ निकालते हैं तो ज़ाहिर है आप में से बहुत से लोग कहेंगे हाँ यार बिल्कुल सही है, तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो जब दानियाल ने ये बात की, किसके लिए बात की? अपने राइट्स की, ओवर एंड अबव द लॉ। एक तो आपको इस फाउंडेशन ने बता दिया कि हम आपको ये देंगे, हम आपको मिनिमम ये दे सकते हैं, हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और जब ये एक एसोसिएशन बना के, एक ट्रेड यूनियन बना के, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर बन के आपके बिहाफ पे जब इनके पास जाएंगे कि सर सारी क्लास का ये मुतफिका फैसला है कि हमें 2-2 समोसे दिए जाएं। अच्छा, रोज़ समोसे होते हैं, आप उनको कीमे वाले नान खिलाया करें अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप एज ए वर्कर सब ने, क्योंकि आपको फ्रीडम ऑफ वर्कर कौन से? जिनके पास अथॉरिटीज नहीं है, एम्पावरमेंट नहीं, वो सारे मिल के मुतफिका फैसला करते हैं कि हम इनकी सरबराही में एक ट्रेड यूनियन बनाते हैं, और उसका एक नाम होगा, और उसका ये पर्पस होगा, उसका ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके ये रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसके ये ऑफिस बेरर होंगे। ठीक है? तो 8-10, 5-6 लोग मिल के अपना वो ऑफिस बेरर बन जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे और जाके अपनी एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर करवा लेंगे। किसके पास? रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के पास, कि जी हम इस इदारे में काम करते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये देखें हमें उन्होंने सब ने मुतफिका तौर पर कहा है कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन जाएं, तो आप हमें एज ए ट्रेड यूनियन रजिस्टर कर लें। रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन जो लेबर डिपार्टमेंट में ही बैठता है, हाँ जी, रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के पास है। अब इसमें एम्प्लॉयर का इनका कोई रोल नहीं है, ये बेशक आपको देख भी रहे हैं, इनका रोल नहीं है, एम्प्लॉयर का कोई रोल नहीं है यूनियन बनाने में। फैसला किसका है? वर्कर्स का। वर्कर हैव द राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन, कि वर्कर के पास राइट है अगर वो अपनी एसोसिएशन बनाना चाहे, अपनी ट्रेड यूनियन बनाना चाहे। तो अगर एक ट्रेड यूनियन है तो यही समझा जाएगा कि ये सबको रिप्रेजेंट कर रही है। हो सकता है उसके बाद ये ग्रुप अलहदा हो जाए, ये ग्रुप कहने ये नहीं, ये तो हमारे काम ही नहीं करते, ये तो चमचे बन गए जाके उनके सेठ के, हमें एक और यूनियन बनानी है। फिर आप एक और यूनियन बना लेंगे, फिर दोनों का आपस में एक रेफरेंडम होगा। रेफरेंडम मीन कि वोटिंग के ज़रिए फैसला होगा कि मेजॉरिटी किसके पास है। तो ट्रेड यूनियन का जो रोल है वो है कलेक्टिव बार्गेनिंग।
ट्रेड यूनियन का रोल क्या है? कोलेक्टिव बार्गेनिंग, CLA, CBA, कोलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, CBA, कोलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, उर्दू में कहते हैं बामी सौदाकारी एजेंट, उससे भी मुश्किल है। इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि यूनियन आपसे अगर कोई डिमांड करती है तो आप उससे नेगोशिएट कर सकते हैं। यूनियन आपके पास कभी इंडिविजुअल के लिए नहीं आएगी कि जी फलां मैडम के तनख्वाह बढ़ा दें, फलां के लॉन्सेस बढ़ा दें, फलां को जो है वो फलां, इंडिविजुअल की वो बात नहीं कर सकते। यूनियन जब भी आएगी आप सबके लिए आएगी, जो भी उस फैक्ट्री में जो उसके मुखालिफ भी हैं, जो उसके हक में भी हैं, वो सारे वर्कर की रिप्रेजेंटेटिव है और एज ए होल वो डिमांड करेगी और एम्प्लॉयर पाबंद है कि उसके साथ नेगोशिएट करे अगर वो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। नहीं 2 क्या 5-5 बनी हुई हैं। जैसे आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी हैं, 70 के करीब है, लेकिन हुकूमत में कौन आता है? जिसके पास मेजॉरिटी होती है। अगर PTI की गवर्नमेंट है तो PTI के पास मेजॉरिटी है। इसी तरह से जो दानियाल की यूनियन है, अगर इसके मुखालिफ में कोई नहीं है तो ही इज़ CBA। अगर इसके साथ 1+1+1 3 आ जाती हैं, तीनों का फिर रेफरेंडम के ज़रिए फैसला होगा कि दानियाल इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कर, या सेकंड इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर, थर्ड इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव। जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ वर्कर बनेगा सिर्फ वही रिप्रेजेंटेशन कर सकेगा, बाकी जो 2 होंगे वो जस्ट बैठ के उसमें कीड़े निकाल रहे होंगे। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का लॉ है कि वर्कर को फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की इजाज़त है। ILO का कन्वेंशन भी कह रहा है कि इजाज़त है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी कह रहा है इजाज़त है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं आइन बड़ा मुकद्दम होता है, और आपके लॉ भी कह रहे हैं कि इजाज़त है। जब 3 जगह से इजाज़त मिली हुई है तो एम्प्लॉयर क्यों निकालेगा उन्हें? अब आगे कि यूनियन बना के CBA सर्टिफिकेट लेके वो आपके पास आ गए। अब उन्होंने जो है बड़ा सा पर्चा लिखना है, ठीक है, अपना मुतफ़िका तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड है ना, मंशूर वगैरह बन गया सब कुछ। एक चार्टर ऑफ डिमांड नोटिस की फॉर्म में उन्होंने आपको पेश करना है। उसमें क्या लिखना है कि जो यूनियन ये डिमांड करती है, CBA यूनियन ये डिमांड करती है कि हर वर्कर की तनख्वाह में 20-20 हज़ार रुपये का इजाफा कर दिया जाए, ओवर टाइम डबल से ट्रिपल कर दिया जाए, कैंटीन पे हर रोज़ चिकन खिलाया जाए या मटन खिलाया जाए, इसी तरह से ट्रांसपोर्ट एयर कंडीशन कर दी जाए, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बेहतर की जाए, और कन्वेंस अलाउंस में इजाफा किया जाए, हाउस रेंट में इजाफा किया जाए, और फ्यूनरल एक्सपेंस है, डेथ ग्रांट है, मैरिज ग्रांट है, ये सारी चीज़ें एक पर्चा लेके वो आपके पास लीगली में बात कर रहा हूँ, ये मैं कहानी नहीं सुना रहा, कि जो प्रोसीजर है, जो लॉ में प्रोसीजर है प्रोवाइडेड है और आप पे बाइंडिंग है कि आप उसको, उस पर्चे को आप बुरी नज़र से नहीं देख सकते, क्योंकि वो एक उनके लिए मुकद्दस था डॉक्यूमेंट है। उनको ये राइट किसने दिया? वर्कर्स ने दिया, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर हैं। तो वो चार्टर ऑफ डिमांड आपको देंगे, और ये भी ज़हन में रखें कि वो चार्टर ऑफ डिमांड ओवर एंड अबव द लॉ है। जो चीज़ें लॉ में दी गई हैं वो उसके बारे में नहीं डिमांड करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे हमें मिनिमम वेज दें, वो ये नहीं कहेंगे हमें ओवर टाइम डबल दें, वो ये नहीं कहेंगे हमें एनुअल लीव 14 दें, 10 कैजुअल लीव दें। ओवर एंड अबव द लॉ, ठीक है, जो लॉ में दिया गया है उससे ज़्यादा मांगने आपके पास आएंगे, ठीक है। जब आएंगे तो आप पाबंद हैं उनसे नेगोशिएट करने। अब वो किस बेसिस पे उन्होंने पर्चा लिखा, उसकी कोई बैकग्राउंड है ना। बैकग्राउंड क्या है? कंपनी की प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, जो भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है वो सारा उनके पास पता होता है ना। वर्कर काम कर रहे हैं तो वर्कर को पता है ना कि हमारा प्रॉफिट कितना हो। चार्टर ऑफ डिमांड में क्या लिखेंगे? सारे वर्कर जो उस इदारे के हैं उन सब की बेहतरी के लिए, उन सब की वेलफेयर के लिए, उन सब की फिनेंशियल असिस्टेंट के लिए आपको जो है वो डिमांड्स लिखी जाएंगी, ठीक है। और मैनेजमेंट पे पाबंदी है
कि उन डिमांड नोटिस को पढ़े और फिर उन्हें के आए बैठ के बातचीत करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। ठीक है, ये टेम्परामेंट है जो एचआर में नहीं होता, क्योंकि एचआर वाले तो भड़क जाते हैं ज़रा सा, उन्हें कोई उनकी मर्ज़ी के खिलाफ बात करें। अब एक वर्कर एक यूनियन आपके पास डिमांड लेके आ रही है और उसका डिमांड का, अगर मैं लास्ट जिस कंपनी में था, मैंने जब उसका इम्पैक्ट निकाला तो 1 महीने का इम्पैक्ट 4.5 करोड़ रुपये का था। उन्होंने मुझे दिया कि जी ये बेनिफिट आप हमारे वर्कर को दे दें। अब 4.5 करोड़ साल का 50 करोड़, इतना तो मुश्किल से प्रॉफिट होता है। तब यहाँ पे आके फिर एक प्रोफेशनल आईआर का जो बंदा होता है वो उनसे कलेक्टिव बार्गेनिंग करता है। बार्गेनिंग कैसे? जैसे पठान कलीन बेच रहा होता है, 1000 रुपये वाला कलीन 10,000 आपसे मांगता है ना, और फिर आपको कहता है, आपको मजबूर करता है कि आप कोई ना कोई ऑफ़र दें मुझे, बेशक आप 100 रुपये कह दें, 200 कह दें, 500 कह दें, बुरा नहीं मनाएगा। उसने ऊपर से चले मैं 9,500 कर लेता, मैं 9 कर लेता, आप भी थोड़ा सा मोटिवेट होंगे, चले 200 कर लें, 300 कर लें। तो दिस इज़ दी बार्गेनिंग। तो वो जो 4.5 करोड़ रुपये की डिमांड मेरे पास लेके आए थे, पूरी मैनेजमेंट की टीम एक तरफ थी, पूरी ट्रेड यूनियन की टीम दूसरी तरफ थी। बाकायदा डॉक्यूमेंट मैं आपको शो कर सकता हूँ कि 7-8 लोग मैनेजमेंट के टॉप लेवल के और उनके भी सीबीए के लोग, और हमने 1 to 1 उनसे डिस्कशन शुरू की। उनके पास सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी थी कंपनी की, हमारे पास एक्सपेंस थे, कंपटीशन जो हमारा है, हमारी आगे फर्दर ग्रोथ है, फ्यूचर ग्रोथ है, क्या प्लान है, क्या हमने इन्वेस्ट करना है, क्या हमने उनके लिए करना है। हमारे पास वो चीज़ें थी कि अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आपको और आपके बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा। और फिर हमें एक पूरी स्टडी करनी पड़ती है कि जो हमारे लेवल की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे वर्कर के बेनिफिट क्या, हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं। इस पे फिर 1 by 1 हमारी एक पॉइंट पे डिस्कशन, 3 महीने लग जाते हैं, 2 महीने, 2 हफ्ते में 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, हम कोशिश करते हैं उन्हें। तो एंड ऑफ द डे जो मैंने एग्रीमेंट किया था 19 लाख रुपए, 19 लाख का 1 महीने का इम्पैक्ट था। ये मेरी नहीं अचीवमेंट, हो सकता है मेरे से अच्छे भी हैं उससे, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि बाइंडिंग नहीं है कि आप उसको 4.5 करोड़ दें। बाइंडिंग है कि ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट आप कितना अपने आप को उनसे मनवा सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनके पीछे वर्कर्स हैं। देखें नेगोशिएशन क्या है, उन्होंने आपको डिमांड दी, ठीक है, आपने उनको क्या करना है, प्रपोज करना है, कुछ ना कुछ प्रपोज करना है। वो डिमांड कर रहे हैं 100 रुपये की, आप ऑफर कर रहे हैं 10 रुपये, ठीक है, आप 10 पे अड़ गए, 100 पे अड़ गए, बात आगे नहीं आई। क्या हो गया? डेडलॉक हो गया। आप 10 पे क्यों अड़े हुए हैं? आपके पास सॉलिड रीज़न है, आपके पास वर्किंग है कि आप 10 से ज़्यादा नहीं दे सकते। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपका बिजनेस, आपकी ग्रोथ आपको 10 से ऊपर जाने की इजाज़त नहीं देता। वो कहते नहीं, हम मुँह खाने के काबिल नहीं रहेंगे, वर्कर को हम तो मारे जाएंगे, हमारी तो पीछे यूनियन, हमारी तो स्ट्रेंथ है, ये है वो है। अगर डेडलॉक हो जाता है तो फिर हमें यहाँ से कॉन्सिलिएटर, जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है, उसको इन्वॉल्व करेंगे। कॉन्सिलिएटर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बंदे को इन्वॉल्व करेंगे और एग्री करके करेंगे, यार देखिए अब हमारा फैसला तो नहीं हो सकता, हम 10 से ज़्यादा नहीं दे सकते, आप कह रहे हमने 100 से कम नहीं देना। अब कॉन्सिलिएटर कौन है? जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है, उसको पॉइंट गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। वो आएगा, आपकी भी बात सुनेगा कि भाई आप 10 रुपये क्यों दे रहे हैं, वर्कर की बात भी सुनेगा कि आप 100 रुपये क्यों मांग रहे हैं। तो वो कोशिश करेगा चलें 10 नहीं यार 20 पे करते हैं सर, को मुकाएँ इस सिलसिले का। वो एक फैसला करता है कि चलें सर 20 पे इसको क्लोज करते हैं। वर्कर कहते हैं हम नहीं मानते, वर्कर कहते हैं हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है 20। तो हम स्ट्राइक करने लगे हैं, हड़ताल करने लगे हैं, ठीक है, वो राइट है, लॉ में दिया है, काम छोड़ के बैठ जाएंगे,
हमें तो 100 मिलेगा तो हम काम करेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयर फिर उनके खिलाफ लेबर कोर्ट में जाएगा कि देखें जी कॉन्सिलेटर ने फैसला कर दिया था, हम 20 से ज़्यादा, हम 20 पे एग्री कर गए थे, ये खामखा हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, तो इनकी स्ट्राइक को इलीगल करार दिया जाए ताकि हम इनको पिनलाइज कर सकें, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि अगर कॉन्सिलेटर कहता है कि जो है 20 रुपये दे दें, वर्कर लेने को तैयार हो गए हैं, लेकिन एम्प्लॉयर कहता है मैं 20 रुपये नहीं दे सकता, तो एम्प्लॉयर के पास क्या राइट है कि मैं तो फैक्ट्री को ताला लगाने लगा। लॉकआउट क्या है? फैक्ट्री को ताला लगाने लगा। अब जब ताला लगेगा तो सारे वर्कर बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो उनको घर का जाके खाना खाना पड़ेगा, जो उसको वहाँ से जो सहूलतें मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी, तो कोर्ट में तो जाएंगे, लेबर कोर्ट में, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसको फिर किस तरह से रिजॉल्व किया जाए। तो ये तो एंड है ना कि एक्सट्रीम एक्शन क्या है, जो आपका सवाल था कि जी आपने किस तरह से उसको जो है वो 4 करोड़ को 18-19 लाख पे, क्योंकि मुझे पता है एंड तक मुझे वो मेरे खिलाफ क्या कर सकते हैं या मैं उनके खिलाफ क्या कर, और मेरी ये भी जिम्मेदारी है कि मैं उनको अवेयरनेस भी दूँ, मैं उनको सिखाऊं भी, मैं उनको बार्गेनिंग का भी तरीका बताऊं, उनको लड़ना भी सिखाऊं, और फिर अपने खिलाफ लड़ने की इजाज़त भी दूँ। ये भी मेरा रोल है, इनोसेंट नहीं बना के उनसे जो है ना फ़ायदा उठाना, क्योंकि लड़ाई जो बराबर की अच्छी लगती है। इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम का जो एक मुश्किल पार्ट है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, समझ आई इसकी। सर वो जो यूनियन की बच्चे होते हैं वो खुद में कुछ काम करते हैं या बस लॉ में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे, हम खुद ही उनको सर पे चढ़ाते हैं, उन्हें उसी तरह आम वर्कर की तरह जो है वो, और बहुत सारी इंडस्ट्री में है, हम सर पे चढ़ाते हैं। मैंने ऐसी कंपनी में काम किया कि वो गेट पास लिए बगैर मेरे पास नहीं आता था, परमिशन लिए बगैर नहीं आते थे, प्रेसिडेंट ये वो, अब वो दंदनाते हुए फिरते हैं, क्योंकि हम कहते हैं यार बस काम चलने दो, हम खुद कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास स्ट्रेंथ है, किसकी स्ट्रेंथ है? लॉ की स्ट्रेंथ है, तो फिर हम वीक कैसे हो गए? तो स्ट्रेंथ कैसे आएगी? अगर हमारे पास नॉलेज होगा, अगर हमें उसकी कंप्लायंस का पता, हमें वर्स्ट कम वर्स्ट क्या हो सकता है। देखिए 1978 में एक कंपनी में था, वहाँ पे इसी तरह से एक वाक़या हुआ था एम्प्लॉयर के साथ, बहुत बड़ी कंपनी थी, तो उन्होंने कहा जी तड़ी लगा दी कहीं उसको, सेठ साहब को, वो भी नवाब से बहुत बड़े, उन्होंने कहा फैक्ट्री को ताला लगा दो, लॉकआउट कर दिया। 15 दिन के बाद आके वो पाँव में गिर पड़े, सेठ साहब की हम अपनी डिमांड ही वापस लेते हैं, फैक्ट्री खोल दें। तो ये होता है कि अगर यूनियन को ये पता है ना कि ये सेठ साहब जहाँ पे अड़ गए और इन्होंने हमारी उसमें ब्लैकमेलिंग में नहीं आना, तो वो भी कोई एक्शन अगर करेंगे तो सोच समझ के करें। नहीं, ये दानियाल ने अगर यूनियन बनाने का फैसला किया, दानियाल जरा इधर आपने यूनियन बनाने का फैसला किया, आप क्या करेंगे? लोगों से बातचीत करके और तकरीबन पूछे, बोले बताएं इन्हें क्या करेंगे। गवर्नमेंट कहाँ लेके जाएंगे? नहीं, आप कैसे बात शुरू कैसे करेंगे? उनसे जाके बात की, उन्होंने कहा जी हाँ जी हमारा भी ये पॉइंट है, एग्रीमेंट किया, एक जैसे स्टेटमेंट एक तो लिख के साइन करवाए लोगों के सबसे, और चले गए वहाँ पे रजिस्ट्रार के पास जहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाके अपनी यूनियन रजिस्टर करवाई, वापस आके कंपनी में बताया, और एक हमने नॉमिनेट कर दिया अपना बंदा फॉर द सीबी। जी सब ये बहुत कोशिश की गई, मतलब पूछे। प्रूफ तो होगा ना कि कंपनी के एम्प्लॉय हैं, मतलब क्या आपने तो वो हमारे पास होगा ना, क्या कार्ड में वो तो डॉक्यूमेंट सारे होंगे ना कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव। कोई चीज़ एविडेंस। देखिए ना, कंपनी के अगर रिप्रेजेंटेटिव हैं, जब लेबर डिपार्टमेंट में जाते हैं तो पहले वो यही लिखते हैं ना कि हम इस कंपनी के मुलाजिम हैं, हमारी जो यूनियन है उसका ये नाम है, हमारा ये एड्रेस है, ये एम्प्लॉय जो ये क्लास के ये लोग हैं या ये इंडस्ट्री के जो लोग हैं, हमें इनकी सपोर्ट है, और इन्होंने एक रेजोल्यूशन के ज़रिए हमें अलाउ किया है कि हम अपनी यूनियन रजिस्टर करवा लें, ठीक है। और फिर हमने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जो एक प्रोसीजर होता है कि आपने किस तरह से अपना जो है वो उसको चलाना है। जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि आपका प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा, एमएनए कैसे इलेक्ट होगा, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा, सूबाई असम्बलियाँ कैसे बनेंगी,
आर्मी चीफ कैसे आएगा, गवर्नर कैसे अपॉइंट होंगे, चीफ मिनिस्टर क्या, यही है ना कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इन्होंने क्या बनाना है, हमारी यूनियन का नाम क्या होगा, हमारा एड्रेस क्या होगा, हमारे मकासद क्या होंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, हमारे ऑफिस बेरर कितने होंगे, हमारे जो है वो जो है नो कॉन्फिडेंस अगर किसी के खिलाफ मूव करना है तो कैसे करेंगे, अगर हमने जो 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 हमें चंदा मिलेगा जो यूनियन फंड उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, यही इकरार मकासद है ना। अगर आपने इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है तो ये घर से ला के पैसे खर्चेंगे। चंदा तो 150 रुपये होता है ना। अगर वो वर्कर को मैनेजमेंट से 4-4, 5-5 हज़ार रुपये की इंक्रीज दिलवाते हैं निगोशिएट करके, तो क्या वर्कर इनको सपोर्ट नहीं करेगा? अदरवाइज तो वो 20,000 पे बैठे रहते। अब जिन कंपनीज में यूनियन नहीं है वहाँ पे मोस्टली 20,000, 21,000, 22,000। जो मल्टीनेशनल हैं, जो दूसरी कंपनीज हैं, वहाँ पे 2-2 लाख पे कैसे चले गए हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग। एक सवाल है सर जी, तो जो आगे आपने बताया जो कंपनी बंद कर दी सेठ साहब ने, उसके बाद कोई ऐसा कानून नहीं उन्होंने पास किया कि दोबारा ये यूनियन ना बने? हाय हाय हाय। तो एक दफा आ गई तो फिर ना दोबारा कोई ऐसा नहीं क्यों कर सकते? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि फिर कोर्ट ने डिसाइड करना होता है। अगर उस यूनियन ने कोई इलीगल एक्शन किया है, वो तो एक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ है। तो फिर वो यूनियन भी टर्मिनेट हो सकती है कोर्ट की तरफ से? अगर उनका एक्शन इलीगल है तो, लेकिन स्ट्राइक करना और लॉकआउट करना वो तो लीगल है, तो आप यूनियन को कैसे निकालेंगे? आपने जब उनकी बात नहीं मान रहे तो उन्हें इतना तो अख्तियार है ना कि वो स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, बताएं ना वो कौन से नाजायज हैं। सर जैसे फॉर एग्जांपल वो बहुत ज्यादा अननेसेसरीली रेज मांग रहे हैं जो प्रैक्टिकल ना हो, ये मैं कह रहा मैंने तो कहा था वो 4 करोड़ रुपए मुझसे मांगे थे उन्होंने। हूं। फिर बार्गेनिंग करनी है। यही तो स्टेमिना चाहिए आईआर में आने के लिए। बर्दाश्त चाहिए, पेशेंट चाहिए, नॉलेज चाहिए, कंपिटेंसी चाहिए। ठीक है, देखिए ये प्लेंटी वगैरह जो कुछ भी है ना, कि किसी को निकालना है कैसे निकालेंगे, कुछ चेंज करते रहते हैं, रिप्लेस करते रहते हैं। कुछ हैं लीगल एक्शन। लीगल क्या है कि आप किसी क्रिमिनल बंदे को यूनियन में नहीं डाल सकते, अपना ऑफिस बेरर नहीं बना सकते जिसको पिनलाइज हुआ हो। जो किसी क्रिमिनल केस में जो पिनलाइज हुआ हो उसको आप ऑफिस बेरर नहीं बना सकते। और अगर ड्यूरिंग ऑफिस बेरर उसने कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट कर दिया है और उसको सज़ा हुई है तो फिर भी आप उसको ऑफिस बेरर नहीं बना सकते। आप तो यू बीइंग एन HR मैनेजर, यू बीइंग एन IR मैनेजर, एडमिन मैनेजर, आपको तो एक्सेप्ट करनी है दोनों सिचुएशन, एदर विद यूनियन और विदाउट यूनियन। आज अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, यहाँ पे यूनियन नहीं है, यहाँ से नौकरी ख़त्म हो गई, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं वहाँ पे यूनियन बैठी है, तो क्या करेंगे? आपके हाथ पाँव फूल जाएंगे। मैं तो आपको तैयार कर रहा हूँ कि जहाँ भी बैठे हैं, अगर यूनियन नहीं है तब भी ठीक है, अगर बन जाए तब भी ठीक है। मुझे तो ऐसे डॉक्टर का काम क्या है, डॉक्टर के पास मरीज जाएगा तो वो खौफ से हो जाएगा, वही बीमार क्यों हो गए हैं वही की किसा कभी सुना किसी डॉक्टर से वही कितों है की खाते थे यार। प्रोफेशनल का क्या काम है भाईजान? मरीजों का इलाज करना। प्रोफेशनल का काम है परफॉर्म करना। किस सूरत में? इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन और इन द एब्सेंस ऑफ यूनियन। तो हम तो आपका वो माइंडसेट बना रहे हैं ना कि आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, सेठ साहब को अगर बुखार चढ़ता तो चढ़ता रहे, आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हैं कानून के रखवाले, आपने लाभ पड़ा हुआ है, आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा चीज़ों को। अगर आप पॉजिटिव नहीं लेंगे, अगर लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस आपका नहीं होगा, तो आपकी ग्रोथ जो है उस तरह नहीं होगी जिस तरह आप सोचते हैं। जो बड़े बड़े एडवाइज़र या कंसल्टेंट बनते हैं ओपन माइंड से होते हैं, वो इन चीज़ों को गौर नहीं करते कि फलां जगह ये हो गया था, फलां जगह ये हो गया था। वो अलग सिचुएशन थी। आज से 20 साल पहले सिचुएशन और थी, 30 साल पहले और थी। बड़ा बुरा वक्त भी आया, यूनियन वालों ने बदमाशी भी की है, मैनेजर को मारा भी है, लेकिन वक्त गुजर गया। अब तो आपको एज ए प्रोफेशनल काम करना है ना। और जब आप किसी कंप्लायंस वाली कंपनी में जाएंगे
तो वहाँ पे आके एडिटर आपसे, लेबर वाले पूछे, थर्ड पार्टी एडिटर वाले आके आपसे पूछते हैं कि आपके यहाँ ट्रेड यूनियन है, आपके यहाँ फ्रीडम एसोसिएशन है, और अगर आपने कह दिया हमने बनने नहीं देनी, तो आपका तो ऑडिट ख़त्म हो गया ना। आपको तो बिजनेस ठप, ऑर्डर कैंसिल, ऐसा ही होगा ना। तो फिर आपका माइंडसेट तो ये है ना कि भाईजान यूनियन बनाना मेरा काम नहीं है, यूनियन बनाना इन लोगों का। सर आप भी एम्प्लॉई हैं ना, आप चाहते हैं आपकी तनख्वाह डबल हो जाए, चाहते हैं ना, तो आप डबल तनख्वाह कराने के लिए आपको किसी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है कि नहीं है, किसी ताकत की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर आप जाके सेठ साहब जो दे दो तुम्हारी मर्जी है तो फिर सेठ साहब 200 रुपया दे दो, 10% दे दो जी, 5%, कैसे वो पहुंच गए 2-2 लाख पे। आपकी कंपनी में गिन लें आप, 50 कंपनी तो लाहौर में हैं जिनके वर्कर 50,000 से ऊपर तनख्वाह ले रहे हैं, कैसे पहुंच गए वो। उनके रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए काम करते हैं। यूनियन का काम कलेक्टिव बार्गेनिंग करके अपने वर्कर को बेनिफिट दिलाते हैं। अब मुझे बताएं वो जो मेरे लिए बेनिफिट दिला रहा है, मैं ये कहूँ कि उसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो लीडर बनने के लिए कोई क्वालिफाई होना जो है वो ज़रूरी तो नहीं है। फिर वर्कर तो देखिए उसके लिए कहते हैं जो अंदर बंदे का करेज होता है ना। पहली तो बात है इतना बड़ा कोई डिसीजन लेगा तो उसके अंदर करेज ही होगा ना। वो कहते हैं पढ़ा लिखा तो वैसे डरपोक हो जाता है वो तो बनाते ही नहीं है यूनियन। आप अपने बारे में सोचें हैं कि अगर आपको ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है जहाँ पे यूनियन है, तो आप जवाब दे देंगे काम करने से। अगर आपको ऐसी फैक्ट्री में नौकरी मिलती है जहाँ पे यूनियन बनी हुई है, तो आप जाके वहाँ ये कोशिश करेंगे कि यूनियन मुकाओ, ये कोशिश करेंगे, वो आपको मुका देंगे, ठीक है। एम्प्लॉयर ने कभी यहाँ आके लेबर लॉ पढ़ा, उसको पता है फ्रीडम एसोसिएशन का? हमने उसे बताया ही नहीं है। हमने कभी उसे ये बताया नहीं भाईजान ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है, ये लेबर लॉ में लिखा हुआ है, या ILO कन्वेंशन में लिखा हुआ है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं। हम जाके उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं, और यस मैन फिर हम वहाँ किस लेवल पे चले जाते हैं, वर्कर लेवल पे चले जाते हैं। अगर तो मैनेजर बन के काम करना है तो फिर आपको मैनेजमेंट लेवल का काम करना पड़ेगा। आपकी थिंकिंग, आपकी सोच बड़ी होनी पड़ेगी। जहाँ एक तरफ लॉ बताया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ रहे हैं ना हम, इंडस्ट्रियल रिलेशन के 2 ही पार्ट है, एक फ्रीडम एसोसिएशन है, एक कंप्लायंस ऑफ लॉ है, ठीक है। कंप्लायंस ऑफ लॉ तो आसान है कि लॉ के मुताबिक लॉ में लिखा है इतने घंटे काम होगा, इतने दिन के बाद रेस्ट होगा, इतने घंटे के बाद इंटरवल होगा, इतने दिन के बाद वीकली रेस्ट होगा, इतने ऐसे कंपनसेटरी लीव देंगे, ऐसे एनुअल लीव देंगे, ऐसे कैजुअल लीव देंगे। वो तो जनरल चीज़ें हैं, उस पर तो आपकी सिर्फ अवेयरनेस चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि लॉ में वर्कर के राइट से मुतालिक क्या दिया है, वो तो लिखा हुआ है। असल जो एक्सपर्टीज़ है वो है कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्योंकि चांसेस तो है ना, नहीं बनी यूनियन तो और बात है, अगर बन गई तो आपका तो वो लेवल हम डेवलप करना चाहते हैं ना। HR कहाँ से आई? जब जापान में आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी पे जब बम्बारमेंट हुई थी तो उसके सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए थे, मास वाई ह्यूमन रिसोर्स के। उनके पास अगर कोई बचे थे तो कुछ इंसान बचे थे, बाकी सारे रिसोर्सेज उनके ख़त्म हो गए। तो उन्होंने उस ह्यूमन रिसोर्स पे काम किया, उनकी डेवलपमेंट की, उन पे इन्वेस्टमेंट की, और फिर जापान एक वक्त था कि दुनिया में नंबर 1 चला गया। अगर 70s 80s में आप देखें तो पूरी दुनिया जो है वो जापान उस वक्त नंबर 1, जैसे आज का चाइना आपका नंबर 1 है, उस वक्त जापान नंबर 1 था। तो उसको भी देखते हुए अमेरिका, यूरोप, सब ने अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे काम करना। जब हम आप लोग तो खुशकिस्मत हैं कि आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़, प्रोफेशनल नॉलेज, हमारे दौर में तो ऐसी चीज़ें होती नहीं थी। सेठ साहब कभी ट्रेनिंग की बात ही नहीं करते थे, वो कहते जो कुछ है पढ़ के आना था, ठीक है ना। अब है स्पेशलाइजेशन का दौर, तो उसमें आपको एक्सपर्टीज़ के लिए ज़ाहिर है वो भी मुख्तलिफ आपको जो है वो लेना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी लर्निंग के लिए। सर ये ट्रेड यूनियन जिस इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में बनती है या
सर्विस सेक्टर है जो दूसरे सेक्टर में भी ये बनती है। बैंकों में भी बनी हुई है, जिम खाना क्लब में भी बनी हुई है, हर जगह बन जाती है। ट्रेड यूनियन तो भाई किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, आपके ऑफिसेज हैं, आपके स्टोर्स हैं, आपकी फैक्ट्रियां हैं, और आपके जो भी काम करने जहाँ पे ट्रेडिंग हो रही, बिजनेस हो रहा है, बिजनेस प्लेस पे। और यूनियन कौन बनाएगा, ध्यान में रखें, कौन बनाएगा? कौन से वर्कर? जिनके पास अथॉरिटीज़ नहीं है, एम्पावरमेंट नहीं है। क्योंकि हम जेल में फ़ौरन ले जाते हैं ना कि अच्छा हम भी मेंबर होंगे उसके, हम नहीं होंगे क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं। सर वर्कर्स की डिमांड्स क्या होती हैं मोस्टली, किस टाइप की होती है? मतलब कि एक तो वो सैलरी का होता है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट वगैरह का होता है, bonus- दानियाल बताएं यार, अगर आपको आपने CBS बना दिया है तो आप इनके ब्याह पे क्या डिमांड करेंगे मैनेजमेंट से? सैलरी इंक्रीज की होगी, मेडिकल ओपीडी, अगर हॉस्पिटलाइजेशन है तो ओपीडी भी मिलनी चाहिए। खाने का हो जाएगा कि अगर एक टाइम का खाना है तो अगर ओवर टाइम हो रहा है 2 टाइम का खाना कर दें। बच्चों की तालीम का कर दें। बस वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बस, और बताएं। आप कह रही हैं कि उसके सेठ साहब की मर्ज़ी पे होती है या उसके स्वीट विल पे होती है कि वो आपको कुछ दे दे। सेठ साहब ने कहा चलो यार 200 रुपये मेडिकल भी दे दो, 50 रुपये उसके पेट्रोल के भी दे दो, ये है उसकी गुडविल, उसकी अपनी गुड विश क्या उसको कहते हैं। एक ये आया भाईजान कि जनाब ये सारी क्लास कह रही है हमें 200 रुपये पेट्रोल का मिलना चाहिए, ये है कलेक्टिव, ये है डिमांड। एक तो आपने कहा ना कि मैं ये दे देती हूँ, और ज़ाहिर है जब आप देंगे कितने भी फ्रॉक दिल हों एज एन एम्प्लॉयर, आप एक लिमिटेड अपनी सोच के हिसाब से देंगे ना। लेकिन जब ये आके आपके, और फिर इनके पीछे वर्किंग क्या है, इनके पीछे कंपनी की ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी है, इन्होंने भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई हुई है। ये भी आपको बताएंगे सर देखें फ़लाँ कंपनी में इतने पैसे मिल रहे हैं, फ़लाँ कंपनी में इतने, फ़लाँ ने ये दिया, फ़लाँ ने ये दिया। इतनी डिबेट्स होती हैं, इतनी डिस्कशन होती हैं 2-2 3-3 महीने। हमें क्या काम करना होता है एज ए मैनेजमेंट स्टाफ, हमें फिर उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी स्टडी करना पड़ता है, हमें उनके वर्कर का पर वर्कर प्रोडक्टिविटी लेवल भी देखना पड़ता है कि उनके 2 वर्कर कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे 10 वर्कर कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। किसी को जब आप उस पे लाएंगे ना किसी स्टेज पे, अगर उसको 4 करोड़ से मैंने 18 लाख पे लाना है तो मुझे उन्हें सारा कुछ बताना पड़ेगा कि मेरा वाले मेरे पास 2000 वर्कर है, उनके कितने हैं, 200 वर्कर हैं, उनका प्रॉफिट ये है, हमारा प्रॉफिट ये है, उनकी पर वर्कर प्रोडक्टिविटी लेवल ये है, मेरा पर वर्कर प्रोडक्टिविटी लेवल ये डिस्कशन होते हैं, गप्पे नहीं मारते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, स्टडी पूरी मेरे पास चार्ट बने हुए हैं पाकिस्तान की जितनी कंपनीज हैं। जब अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन हमें पूरी इन्फॉर्मेशन, सैलरी सर्वे, बेनिफिट सर्वे, ये सारा किसलिए करवाया जाता था, ताकि आपको नेगोशिएशन में हेल्प करे। कोई आसान तो नहीं है 4 करोड़ से 19 लाख पे लाना, कोई मेहनत तो भाईजान, नौकरी भी जाओ, ऐसे तो नहीं हो काम चलता ना सेटिस्फाई कर। कोई वो उनके पीछे स्ट्रेंथ है वर्कर की, उसको खा जाएंगे, उनको वोट नहीं देंगे, अगले साल हार जाएंगे वो, तो हर कोई अपने सर्वाइवल के लिए लड़ता है ना। और मेरे ऊपर भी सेठ साहब की तलवार है, इसके ऊपर नहीं देना। और इसमें बड़ी स्पेशलाइजेशन है। पिछले दिन मैंने ILO वाला ने कलेक्टिव बारगेनिंग पे बड़ा 3 दिन का कोर्स करवाया था मैं, कि आप अल्टरनेट ढूंढें, उनको डी ट्रैक करके, अगर उनकी कोई डिमांड ऐसी है जो फुलफिल नहीं कर रहे तो उसका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन उनको दें। फिर ज़रूरी नहीं अगर 100 डिमांड की हैं आप 100 की 100 पूरी करें। अगर वो 100 करते हैं, हम उसमें से 10 पे एग्री होते थे, इस कंडीशन पे एग्री होते कि 90 जो है विड्रॉ करो, 90 डिमांड विड्रॉ करो, ये 10 डिमांड हम आपकी ये पूरी, ये प्रोविजंस है लॉ में। कोई ऐसी बात नहीं है कि जो उन्होंने 100 की 100 नो 2 3 4 5 भाई जितना हमें सूट करेगा वही करेंगे ना। तो इतना उसमें मार्जिन होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। मैं नहीं करवाता था, मुख्तलिफ कंपनी पहले होता था किसी वक्त, जब ये कंपनी जैसे अबैकस वाले हैं या इतने और कंपनीज हैं वो करती हैं, ये पैसे लेती हैं आपसे अच्छे खासे, अभी भी आ रहे होते हैं उनके। जब हम लोगों ने शुरू किया तो उस वक्त मैं तो जाके कंपनी टू कंपनी विजिट करके उनसे इन्फॉर्मेशन लाता था, मुख्तलिफ कंपनी। ये मैं 88 89 की बात करा, वो सारे मेरे जैसे, फिर हम एक दूसरे से शेयर कर लेते थे
उस वक्त दौर वो होता था कि इंफॉर्मेशन भी कोई शेयर नहीं कर सकता था किसी दूसरी कंपनी, अब तो ओपन है। हमने तो वो दौर, उस दौर में काम किया है जहाँ किसी कंपटीशन के साथ मिलना जो है वो जुर्म समझा जाता था। किसी कंपटीशन को फैक्ट्री में बुलाना जुर्म समझा जाता था। हर कोई कहता था नहीं, बस मेरी सर्वाइवल चाहिए, बाकी सारे मर जाएं। लेकिन आज कंपटीशन कुछ और है। आज क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, क्वालिटी ऑफ कंप्लाइंस है। आपका जो फॉरेन कस्टमर है वो क्वालिटी और कंप्लाइंस से ज़्यादा आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फोकस कर रहा है। क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि आप अपने वर्कर के साथ साथ अपनी विसिनिटी में रहने वाले लोगों का भी ख्याल करें। अपने विसिनिटी में जो आपके इर्द गिर्द में जो लोग रहते हैं उनको भी फैसिलिटेट करें, उनको कोई फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दें, उनके लिए कोई डिस्पेंसरी बना दें। अगर आपके इन्वायरमेंट से किसी की हेल्थ ख़राब हो रही है तो उनको कंपनसेट करें। दिस इज़ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ ये नहीं कि आप बाउंड्री वाल के अंदर हैं तो आप बस अंदर के जिम्मेदार हैं। वो मेरी बेटी उधर अपना एंग्रो फर्टिलाइज़र में होती थी, वो कहती कि मैं रात को जब वहाँ से सल्फ़र निकलता था, मुझे रात को जाके बस्ती में चक्कर लगाना पड़ता था कि किसी को स्मेल तो नहीं आ रही। और मैनेजमेंट ने ये कहा था कि हमें कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। किसी से काम करने के तरीके चेंज हो गए। अगर आपकी ये कंप्लाइंस सही नहीं है तो आप तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। कल देखने हैं थोड़ा क्योंकि इतने सारे लॉ हैं कि हम सारे तो नहीं, कि सबसे पहले क्या होता है, आपका वर्क प्लेस है, काम करने की जगह। वर्क प्लेस से रिलेटेड लॉ है फैक्ट्री एक्ट। हम फैक्ट्री एक्ट देखेंगे कि उसमें क्या है, ठीक है, वर्क प्लेस। उसके बाद आपने टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसको बंदे को हायर करना है उसको किस तरह से हायर करना है। वर्कर की अगर आपने हायरिंग करनी है तो किस तरह से करनी है, उसको किस उसमें रखना है, क्लासिफिकेशन में रखना है, उसको परमानेंट रखना है, टेम्परेरी रखना है, कैजुअल रखना है, अपना कॉन्ट्रैक्ट पे रखना है, बदली रखना है, प्रोबेशन रखना है। तो उसके टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में लॉ है जिसका नाम है स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस। स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस। तीसरा आ गया फैक्ट्री एक्ट है। अब फैक्ट्री तो वो है ना जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है। अदर देन फैक्ट्री भी तो काम करने की जगह है ना। जैसे आप मुख्तलिफ ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उनको क्या कहते हैं, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट। शॉप है जहाँ पे जो मुख्तलिफ शॉप्स बनी है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, या डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो वो लॉ है शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ये लॉ देखेंगे हम, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट का लॉ। और फिर है हमारा चौथा है पेमेंट ऑफ वेजेस, कि हमने वेजेस कैसे पे करनी है। आईआर के बारे में मैंने पढ़ा दिया आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि वो लॉ वो बहुत लंबा है, इतना टाइम नहीं होगा। उसका बेसिक मैंने आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लॉ के बारे में बता दी। वो भी पूरा लॉ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्ट जो है पूरा लॉ है। ये जो बातें मैंने आपको की हैं मैंने वो लॉ की किताब में से पढ़ के की हैं, मैंने कोई आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया। ठीक है, ज़रा अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ था लेकिन बातें सारी मेरी इन अकॉर्डेंस विद लॉ थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्ट, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्ट। और कुछ ब्रीफ होगा जो EOBI और सोशल सिक्योरिटी। EOBI क्या है, जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस वक्त ओल्ड एज पेंशन लगेगी। सोशल सिक्योरिटी क्या है कि जो सोशल सिक्योरिटी इज़ फॉर एम्प्लॉय नॉट फॉर वर्कर, ये ध्यान में रखना। EOBI इज़ फॉर एम्प्लॉय नॉट फॉर वर्कर। कौन से एम्प्लॉय, वो जो हमने कहा था जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में फॉल कर। अब क्योंकि सोशल सिक्योरिटी जो है वो बेस करती है आपकी एक लेवल ऑफ वेज पे, कि इस वेज तक में जो एम्प्लॉय आप रखेंगे वो सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर होगा। और EOBI तो खैर सब पे लागू होती है। ठीक है, तो ये हम मुख्तसर जो है इंशाल्लाह कल